मतलब वो होता है ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है कहा जाता है, और वो पूरा भी होता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। और एक होता है ना कि हमने किसी चीज़ को स्टार्टअप किया बट छोड़ दिया, आधा अधूरा रह गया। अभी क्या है कि उसी आधे अधूरी चीज़ को वापस पूरा करने के लिए ही दोबारा से मैंने अपना चैनल फिर से स्टार्ट किया है। और आप देख सकते हैं मेरी हिमालयन 450 का आज रिव्यू है। और ये 450 जो है 1812 किलोमीटर अभी तक मैंने चला दी है ना, 18-12 किलोमीटर। सो आज मैं इसका रिव्यू देना चाहूँगा कि ये बाइक कैसी है और कैसा रिस्पॉन्स करती है। 1800 किलोमीटर में मुझे क्या क्या इसके फ़ायदे दिखे, क्या क्या नुकसान दिखे, वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करना चाहता हूँ। और हाँ, बगल के नॉइज़ को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, बिकॉज़ थोड़ा सा क्राउडी एरिया है, बिकॉज़ मैं आया हुआ था गंगापथ, ठीक है। और ये हमारी 450 हिमालयन। बाय द वे मैं इसी का वेट कर रहा था, और ये गाड़ी जब लॉन्च हुई उसके बाद मैं सोच रहा था कि अपने यूट्यूब चैनल को फिर से स्टार्ट करूँगा। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं इसके बारे में आपको बताने वाला था। प्रॉब्लम इसकी ये है कि सबसे ज़्यादा गंदा होता है इसका रियर मोनोशॉक, जो कि नीट एंड क्लीन आपको एनी टाइम रखना पड़ेगा, ठीक है। और मेजर इसमें इश्यूज़ आपके ज़्यादातर एक ही आते हैं जो कि मैंने अभी तक देखा है 450 में। रीज़न है कि ये जो शॉकर है फ्रंट फॉर्क, ये रिपेयर नहीं होता है, सीधा चेंज होता है जब ये लीक करता है, ठीक है। तो ये लीकेज करने का ना बहुत सारा रीज़न है। आई डोंट नो वाई शोवा इज़ द बेस्ट सेगमेंट, इसमें शोवा के सस्पेंशन डले हुए हैं, बट फिर भी अगर इतना जल्दी ये लीक कर जा रहा है तो कंपनी को कुछ तो करना होगा, क्योंकि जब तक वारंटी में तब तक तो कंपनी इसे रिप्लेस कर दे रही है। बट आफ्टर द वारंटी ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद फिर लोग क्या करेंगे, क्योंकि 10,000 का एक शॉकर आता है और ये जब लीक होगा तो इसे सीधा रिप्लेस करना पड़ेगा। सो 450 यूज़र्स के लिए एक डिमेरिट सा है, जो कि मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगा। मैंने आपको पहला तो इसमें बता दिया डिमेरिट। और दूसरा डिमेरिट ये है कि जब आप इसे सिंगल यूज़ करते हो, सिंगल, और आप जब इस पर ओवर स्पीडिंग करते हो जस्ट लाइक 100+, देन उसके बाद सडनली अगर आप इसका रियर ब्रेक मारोगे तो वो ब्रेक अप्लाई नहीं होगा। आपको दोनों ब्रेक एक साथ अप्लाई करना पड़ेगा, देन जा कर के ये गाड़ी जो है ब्रेकिंग लगती है। और बाकी जो है ये गाड़ी रिवर्स बहुत मारती है ब्रेक को लेकर के। सबसे बेकार चीज़ मुझे ये लगी इस गाड़ी में कि ये एक तो हेडलाइट का जो इसका थ्रो है बहुत कम है, ठीक है। दूसरा चीज़ ये कि ये जो अंदर का है ये वाइब्रेट करता है, ये जो है ये वाइब्रेट करता है। मैंने कई सारे हिमालयंस में देखा, ये वाइब्रेट करता है, ठीक है। तो ये कंपनी को कुछ ध्यान देना होगा। और उसके बाद क्या है कि यहाँ पे एक स्क्रू दिया हुआ है, ये एलन की बोल्ट है, जो कि आप इसे एडजस्ट कर सकते हो हेडलाइट को अपने हिसाब से। जैसे कि ये देख रहे हो आप, ये हेडलाइट का ये मूवमेंट, तो एडजस्टमेंट के लिए बनाया गया है। स्क्रू को लूज टाइट करके एडजस्टमेंट किया जा सकता है। बट नुकसान इसका ये है कि जब एक राइडर, सिंगल राइडर बैठ के गाड़ी को चलाएगा तो इसका हेडलाइट जो है बहुत अच्छा थ्रो देगा, ठीक है। लेकिन जैसे पीछे एक और बंदा बैठेगा, पिलियन बैठेगा, पिलियन राइडर बैठते के साथ ये जो हेडलाइट का थ्रो है ये ऊपर की ओर भागता है। मतलब जस्ट लाइक के सामने से कोई गाड़ी आ रही है तो ये उसको उसके उसके ऊपर चला जाएगा। मतलब ये रोड पे विजिबिलिटी इसकी नहीं रहती, पूरा ऊपर भाग जाता है। और थर्ड रीज़न इसका डिसअपॉइंटिंग मेरे को ये लगा कि जब गाड़ी ओवर स्पीड होती है तो ये जो मिरर, इसमें स्टॉक मिरर आते हैं, ये स्टॉक मिरर है, ये अपने आप वाइब्रेट होकर के ना या तो ये ऐसे घूम जाएगा या तो ये ऐसे हो जाएगा। मतलब कि ये हार्ड होने चाहिए थे, बट ये अपने आप वाइब्रेशन से घूम जाता है। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो इस गाड़ी में वाइब्रेशन है, जो कि मैंने फील नहीं किया था। लेकिन जैसे ही ये गाड़ी 60-70+ जाती है देन ये वाइब्रेशन क्रिएट करती है, बहुत भयानक करती है, ठीक है। सो इस गाड़ी में वाइब्रेशन का इशू है। और समय के साथ साथ ना थोड़ा बहुत चेंजेस कंपनी लाएगी, जहाँ तक कि हमें भी ये उम्मीद है, हमने तो उम्मीद टिका कर रखी है। और ये इसके बटन्स जो है ये मुझे थोड़े से
द फोर्थ पॉइंट इज़ कि ये जो बटन है ना, जॉयस्टिक, ये जॉयस्टिक ना थोड़े समय के बाद ना थोड़े से मतलब वीकनेस टाइप के फील होने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि ये या तो लूज़ है या तो फिर कुछ दिक्कत है, क्योंकि इस जॉयस्टिक में कई बार मैं हल्का सा भी प्रेस करता हूँ ना तो वहाँ पे वर्क होने लगता है। सो ये जॉयस्टिक ना मेरे को पसंद नहीं है। इसके जगह पे आप KTM 390 वाला वो बटन दे देते तो ज़्यादा अच्छा था, जो कि अपाचे RR 310 में भी यूज़ हो रहा है, KTM में भी हो रहा है। सभी कंपनी अच्छा यूज़ करी, बट रॉयल इनफील्ड ने कुछ सोचा हट के करूँ। बट ये जॉयस्टिक का नुकसान है कि लोग मार्केट में खड़ी गाड़ी रहती है उसको भी छिड़ते रहते हैं। सो ये ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा है, पानी जाएगा तो भी ख़राब होगा। ठीक है, बाकी ये जो बटन है ये भी कुछ खास मतलब ठीक से प्रेस आउट नहीं देते, क्लिक लगता है जैसे कि फंस रहा है, फंसने जैसा। ठीक है, और इसका अगला नुकसान और पांचवा पॉइंट नुकसान ये है कि ये जो इसका ये देख रहे हो आप, ये स्विच है। ये जब हम फ्रंट ब्रेक लेते हैं तो बैकलाइट जलती है ना, तो ये उसका स्विच है। ठीक है, इसमें क्या है ना, ये एक समय के बाद मैंने अक्सर हिमालयंस में देखे कि ये वायर यहाँ से ब्रोकन हो जाएगा। ठीक है, ये वायर ब्रोकन हो जाता है। सो ये भी एक नुकसान है। अब ये 800-900 रुपये का ये स्विच है, वायर ब्रोकन का तो कोई वारंटी नहीं देगा, ऑब्वियसली सी बात है। तो इसको आदमी कैसे संभाल के चलाए, बताओ ज़रा आप ही। कंपनी ने बाइक बहुत अच्छी बनाई है, लेकिन कुछ सोच समझ के बनाना चाहिए था यार, ये गलत है। क्या इसका USB टाइप सी सॉकेट है ना, 5 वोल्ट 2 एम्पियर टाइप सी सॉकेट है। ये सॉकेट थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, क्योंकि इसमें कई बार ना चार्जिंग प्लग घुसाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। सो ये अगर थोड़ा सा ऊपर की ओर रहता तो दिखने में आसानी होता। चलो कोई नहीं, कंपनी ने वहाँ डाला है तो कुछ सोच समझ के डाला होगा। फ्यूल टैंक 17 लीटर्स का, और इसमें एक यहाँ पे ना एक रॉड डली हुई है। ये जो रॉड है ये किसी भी चीज़ को अंदर जाने से रोकती है, नुकसान होने से। ठीक है, फ्यूल टैंक वाले डायरेक्ट वो फ्यूल फिलअप करते वक्त डायरेक्ट पूरा अंदर डाल देते हैं, जो कि ये उसको रोकता है। सो हाथ से पकड़ के कहना पड़ता है भैया आराम से डालो। ये जो टेल इंडिकेटर्स है, इंडिकेटर प्लस टेल लाइट, ये अच्छे तो हैं लेकिन ये हिलते बहुत है। ये देख रहे हो आप, मतलब कि एक हिलाऊंगा ना तो दोनों हिलेगा, और पूरा ये वाइब्रेट करता है, जो कि सही नहीं लगता है। और रीज़न ये है कि ये एक तो ये कॉस्टली है, 2000 रुपये का एक आता है। अगर कोई मार्केट में टच करके तोड़ दे तो 2000 रुपये का ये इंडिकेटर एक है। सो इस पर हमेशा ध्यान जाता रहता है मेरा गाड़ी चलाते वक्त। कभी भी ना मैं आगे ध्यान कम देता हूँ, मैं ये देखता हूँ पीछे से कोई टच तो नहीं कर रहा है, क्योंकि कॉस्टली इंडिकेटर्स है। भी है नुकसान ये भी है कि सिटी में चलने के लिए बाइक है नहीं। सिटी में आप जैसे ही चलोगे इसका रेडिएटर का ना फैन ऑन हो जाता है, जो कि मुझे बहुत बेकार लगता है यार। मतलब क्या है, ये थोड़ा सा भी चल रहा है, क्लच केयर यूज़ कर रहे हैं और ये इसका फ़ैन ऑन हो जा रहा है। ये थोड़ा सा मतलब मुझे बेकार लगता है। हाँ, हाईवे पे चलने के बाद तो ये इतना शांत रहता है, इतना शांत रहता है। अगर आप 70-80 क्रूज़ कर रहे हो तो उस दौरान तो इसका इंजन इतना मतलब लगेगा ना कि जैसे गाड़ी चालू ही नहीं है। इतना रिलैक्स फील करवाता है आपको, हद से ज़्यादा रिलैक्स मतलब इस गाड़ी में फील होता है जब आप लॉन्ग राइड जा रहे हो। बेसिकली अभी मैं हाल ही फ़िलहाल में 10 तारीख को दिसंबर में वाराणसी गया था, वाराणसी जा कर के आया था। सो मुझे वो मैक्स टू मैक्स 490 किलोमीटर्स का टोटल राइड हुआ मेरा, आना और जाना। सो उस बीच में मैंने मैक्स टू मैक्स आप कह सकते हैं कि 490 किलोमीटर्स में मैंने एक फुल टैंक और हाफ टैंक, ये दो मतलब कह सकते हैं 17 प्लस वही 25-26 लीटर में मेरी गाड़ी अप डाउन हुई है। अब 25-26 लीटर में ना इस गाड़ी ने मेरे को कहीं पे भी मतलब ऐसा नहीं फील होने दिया कि मैंने ये गाड़ी लेकर के गलत किया है। गाड़ी में बहुत अच्छा मतलब पावर है, बहुत ही अच्छा सस्पेंशन है। लॉन्ग राइड में ना हाथ में पेन हो रहा है ना जॉइंट में पेन हो रहा है। मतलब बहुत ही अच्छा लगा मेरे को लॉन्ग राइड इसके साथ। इसमें ये जो बेसिकली मैं सभी को बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों के पास अगर 450 है तो आप लोग इसका ना बहुत बड़ा एक नुकसान झेलते होंगे हमेशा, क्योंकि ये जो है साफ़ करने में ना बहुत दिक्कत होता है। ये वाला पार्ट देख रहे हो आप, ये गियर के पास ये हमेशा ना बहुत ज़्यादा गंदा होता है। ये जो आपको दिख रहा होगा, और ये सारे ये मतलब ऐसा है ना कि ये नीट एंड क्लीन कर ही नहीं पाता हूँ मैं। वो देखो वहाँ पे भी ये चेन का टेंशनर जो है चेन को हमेशा टाइट करके रखता है। अक्सर लोग सोचते होंगे ये चीज़ क्या है,
ये एक्चुअल में क्या है, चेन को टाइट रखता है ताकि आगे वाली स्प्रॉकेट से चेन उतर ना जाए अगर चेन ढीली भी हो जाए। अभी तक 1800 किलोमीटर में मैंने अपनी चेन को ज़रा सा भी टाइट नहीं किया है। बट बहुत सारे रॉयल एनफील्ड यूज़र्स को मैं देखता हूँ सर्विस सेंटर में कि गाड़ी 100 किलोमीटर चली नहीं, चेन हल्का सा आवाज़ किया नहीं कि लेके चले आएंगे मुँह उठा के, भैया चेन टाइट कर दो, आवाज़ आ रही है, ये आ रही है, वो आ रही है, ले करके चले आते हैं। मैंने 1800 किलोमीटर में अभी तक चेन को कम से कम 2 बार ही ल्यूब्रिकेट किया है और क्लीन किया है। एडजस्टमेंट करने की अभी तक नीड नहीं आई। सो दैट्स द रीज़न कि मुझे हिमालयन 450 बहुत अच्छी लगी। और इसका चेन स्प्रॉकेट ना बहुत ही महंगा है, कॉस्टली है। सो बार बार टाइट करना ना सही नहीं लगता है। अगर आप इसे बार बार टाइट करोगे ना, जितना ज़्यादा टाइट करोगे ये उतना ज़्यादा चेन समय से पहले ढीला होगा। सो बार बार टाइट करना सही नहीं है। मैंने 490 किलोमीटर्स ड्राइव किया था अपने घर से वाराणसी जा करके, फिर वापस आया था IIT BHU से। सो उसके बीच का जो डिस्टेंस रहा 490 किलोमीटर्स। और मैं आपको दिखा दूंगा कि वाराणसी से आने के वक्त मैंने इस गाड़ी में फ्यूल अप कराया था, उसका एक शॉर्ट क्लिप में डाल रहा हूँ, वो आप देख लेना। यहाँ पूरा ऊपर तक फुल फ्यूल अप हुआ था और उसके बावजूद अभी भी इसमें पेट्रोल बचा हुआ है। और मैंने गाड़ी ड्राइव भी नहीं की थी, मतलब बहुत ही कम ड्राइव की थी। सो अभी भी आप देख सकते हो फ्यूल अभी भी बचा हुआ है ना। और इस गाड़ी में रेंज भी आपको मैं दिखा सकता हूँ, रेंज क्या दिखा रहा है। सो हियर इज़ द फ्यूल रेंज 82 किलोमीटर्स। और मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि मतलब ये वाराणसी का ही पेट्रोल अभी तक इसमें डाला हुआ है। मैंने इसमें कोई फ्यूल अप नहीं कराया अभी तक। और